अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 8 ऑडिट एंड एश्योरेंस हमारा कैफ लेवल का लास्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है ये पेपर, थोड़ा सा नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। फिर देखेंगे कि ये हमारा सेशन जो है कैफ 8 का फॉर स्प्रिंग 2023 इसको हम कैसे लेके चलेंगे, कैसे हम अपने आप को बेस्ट वे में प्रिपेयर कर सकते हैं पेपर को पास करने के लिए। नाम है पेपर का ऑडिट एंड एश्योरेंस। ऑडिट एंड एश्योरेंस। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। कि ऑडिट क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या माइंड में आता है ऑडिट का नाम सुनते ही कि ऑडिट क्या हो सकता है? क्या हो सकता है ऑडिट? इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल, इन वर्ड्स माइंड में आते हैं। लेकिन हमारे लिए ऑडिट का मतलब क्या है? हमारे लिए ऑडिट का मतलब है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ऑडिट का मतलब क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। कि एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना। किस चीज़ के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करना? वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू आर नॉट। ऑडिट का मतलब क्या है? एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना। किस चीज़ के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करना। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या आती हैं? 5 कंपोनेंट्स का सेट। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू द अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स। ये जो 5 कंपोनेंट्स का सेट है इसे नाम दिया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके इनके ऊपर एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही या नहीं दे रही, इसे हम क्या नाम देंगे? ऑडिट का। भाई क्यों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाता है? कंपनी के डायरेक्टर्स। किसके लिए? मेनली शेयर होल्डर्स के लिए। कंपनी के ऑनर्स कौन है? शेयर होल्डर। कंपनी को चला कौन रहे हैं? डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर्स क्या करते हैं? एवरी ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के शेयर होल्डर को देते हैं। भाई ये आपकी इनकम है, ये एक्सपेंसेस हैं, इतना प्रॉफिट है, इतने एसेट्स हैं, इतनी लायबिलिटीज़ हैं, ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, ये कैश फ्लो है, ये चेंज इन इक्विटी है, और उनके रिलेटेड कुछ नोट्स टू द अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर में होते हैं। अब शेयर होल्डर को कैसे यकीन आ जाए कि जो मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टर्स बना के दे रहे हैं ये ठीक हैं? तो शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं किसको? हमें। हम कौन होते हैं? ऑडिटर। हम क्या करते हैं? उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके उनके ऊपर एक ओपिनियन देते हैं, मीन एक पेज में लिख के देते हैं वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू या डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। हमने क्या दिया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। दिस मीन शेयर होल्डर को एक सुकून मिलता है कि डायरेक्टर्स जो मुझे पिक्चर दिखा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, मीन मेरी कंपनी को ठीक चला रहे हैं। और अगर हमने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक नहीं है और हमने कह दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, तो इससे क्या होगा? शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस ओवर डायरेक्टर जो है वो लूज़ होगा। दिस मीन डायरेक्टर्स शेयर होल्डर को क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं, उन्होंने गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो कर रहे हैं। तो फिर आगे शेयर होल्डर देखेंगे कि उन्होंने डायरेक्टर के अगेंस्ट क्या एक्शन लेने हैं, आइदर अपनी इन्वेस्टमेंट निकालनी है या क्या करना है उसका। तो पर्पज़ क्या है ऑडिट का? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। ना सिर्फ इतनी बात करना, साथ बताना एंड आर प्रिपेयर्ड according to a framework or not। मीन ना सिर्फ ये बताना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही या नहीं दे रही, साथ ये भी बताना कि अकॉर्डिंग टू फ्रेमवर्क प्रिपेयर की गई नहीं की गई। फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? यहाँ पे फ्रेमवर्क का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? वही जो हम पढ़ते हैं IAS IFRS। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके उसके ऊपर एक ओपिनियन देना ऑडिट है। और उस ओपिनियन में क्या बताना? एक बात करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही या नहीं दे रही, और दूसरी बात क्या करना? बताना कि अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर की गई नहीं की गई। सो ऑडिट को हम डिफाइन कर सकते हैं। ऑडिट मीन्स टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ऑडिट मीन टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन whether financial statements give true and fair view or not and are prepared according to accounting standards। क्यों? शेयर होल्डर के लिए।
क्यों डायरेक्टर जो शेयर होल्डर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे रहे हैं, तो शेयर होल्डर हमें पॉइंट करता है, कहता है यार ये चेक करके बताओ कि ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं है। तो हम चेक कैसे करके काफ़ी सारे काम करके प्रोसीजर्स परफॉर्म करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं और चेक करके बताते हैं कि ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं, मीन फ्री फ्रॉम फ्रॉड एंड एरर्स हैं या नहीं, और अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मीन जैसे स्टैंडर्ड कहते हैं वैसे चीज़ें प्रिपेयर्ड हैं या नहीं है। सो ये तो हमने देख लिया ऑडिट क्या होता है। अब देखते हैं कि एक ऑडिट होता कैसे है, मीन कैसे ऑडिट स्टार्ट होता है, ड्यूरिंग ऑडिट ऑडिटर क्या क्या काम करता है, और ये जो ओपिनियन एक्सप्रेस करता है ये फाइनली कैसे एक्सप्रेस करता है। सपोज हम सब ऑडिटर हैं, हम सब क्या हैं, ऑडिटर। आज से आपने अपने आप को ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है कि आप क्या हो, ऑडिटर हो। क्यों, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलोगे इस पेपर को थ्रू आउट दिस सेमेस्टर, तो फिर जाके ऑडिट का पेपर पास करने के काबिल बनोगे। सो आज से आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं, आप क्या हो, ऑडिटर हो। तो हम सब ऑडिटर हैं, हमारी एक ऑडिट फर्म है। ये ऑडिट कौन करता है, ऑडिटर्स की एक टीम ऑडिट करती है। कहाँ से ये जाती है, ऑडिट फर्म से जाती है। ऑडिट फर्म जिसमें आपने आर्टिकल करने जाना है। हम सब ऑडिटर हैं, हमारी एक ऑडिट फर्म है। हमारे पास एक क्लाइंट आता है, एक कंपनी आती है कि आप हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करें। हम क्या करेंगे, उनको बिठाएंगे, चाय शाय पिलाएंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे, ओ थैंक यू सो मच आप हमारे पास आए, हमारी इनकम का सोर्स बने, चलो हम चल के ऑडिट खेलते हैं। नहीं, क्लाइंट हमारे पास आया है तो हमें उसका ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले क्या करना है, कुछ चीज़ें देखनी हैं। क्या देखना है हमें देखना है कि क्लाइंट हमारे पास आज आया है ऑडिट करवाने, तो हमें देखना है कि ऑडिट करना तो है हमने, आज डेट क्या है, हमें आज की डेट देखनी है कि आज डेट क्या है। सपोज़ पता चला जी कि आज जो डेट है वो है कोई 26 ऑफ सितंबर 2022। सो 26 ऑफ सितंबर है हमारे पास आज डेट। हमने देखना है कि क्लाइंट का ईयर एंड क्या है। तो पता चला जी क्लाइंट का जो ईयर एंड है वो है सपोज 31 दिसंबर 2022। हमने ये जो ऑडिट रिपोर्ट देना होती है, मीन ऑडिट ओपिनियन हमने एक्सप्रेस करनी है, कहाँ पे एक्सप्रेस करनी है, एक पेज पे। उस पेज को नाम देता है ऑडिट रिपोर्ट का। हमने ये जो ऑडिट रिपोर्ट देना होती है वो हमने ईयर एंड के कोई 90 डेज़ बाद, मीन 3 मंथ्स बाद देना होती है। दिस मीन अगर 31 दिसंबर क्लाइंट का ईयर एंड है तो हमें जो ऑडिट रिपोर्ट है ये कब देनी है, 1 अप्रैल को देनी है, 1 अप्रैल 2023 को देनी है। अभी हमने ऑडिट एक्सेप्ट नहीं किया, हम क्या देख रहे हैं कि आज क्या तारीख है, क्लाइंट का ईयर एंड क्या है, हमने रिपोर्ट कब देनी है। मीन ये बेसिकली हम देख क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे पास ऑडिट करने के लिए प्रॉपर टाइम है या नहीं है। तो हमें पता चला जी कि ईयर एंड से पहले भी हमारे पास कोई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कोई 3 मंथ्स है, क्या कहता है 4 को दिन सितंबर के, मीन मोर देन 3 मंथ्स हैं। और ईयर एंड के बाद भी हमें जो एटलीस्ट 90 डेज़ मीन 3 मंथ्स चाहिए, तो वो टाइम पीरियड भी हमारे पास है। मीन टाइम का इशू नहीं है। दिस मीन हम कुछ काम यहाँ पे करेंगे ईयर एंड से पहले और कुछ चेकिंग हम करेंगे ईयर एंड के बाद। जो काम हम ईयर एंड से पहले करते हैं उसे हम नाम देते हैं इंटरम ऑडिट का। वो काम जो हम क्लाइंट का ईयर एंड फिनिश होने से पहले परफॉर्म करते हैं उसे क्या नाम देंगे, इंटरम ऑडिट। मीन हमने क्या करना है, ऑडिट। सो ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड बिफोर द ईयर एंड हैज़ फिनिश्ड इज कॉल्ड इंटरम ऑडिट। और वो काम जो हम ईयर एंड के बाद करते हैं उसे हम नाम देते हैं फाइनल ऑडिट का, या इसे बैलेंस शीट ऑडिट का नाम भी दिया जाता है। क्यों, बैलेंस शीट डेट के बाद ये वर्क परफॉर्म किया जाता है। सो ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड बिफोर द ईयर एंड हैज़ फिनिश्ड इज कॉल्ड इंटरम ऑडिट, एंड ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड आफ्टर द ईयर एंड हैज़ फिनिश्ड इज कॉल्ड फाइनल ऑडिट। दिस मीन हमारे पास टाइम का इशू नहीं है। अभी हमने ऑडिट एक्सेप्ट नहीं किया, क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ऑडिट करने के लिए टाइम है या नहीं। तो येस, टाइम हमारे पास इनफ है। बिफोर ईयर एंड भी हमारे पास जो है वो 3-4 मंथ्स हैं, और ईयर एंड के बाद भी हमारे पास जो मिनिमम हमें 3 मंथ्स चाहिए वो अवेलेबल हैं। तो टाइम का इशू नहीं है। अभी हमने ऑडिट एक्सेप्ट नहीं किया, क्या देखा है कि हमारे पास ऑडिट करने के लिए टाइम है या नहीं। तो टाइम हमारे पास इनफ है। फिर हम क्या देखेंगे कि चलिए टाइम तो है,
क्या हमारे पास इस कंपनी का ऑडिट करने के लिए स्टाफ भी अवेलेबल है? कहीं ऐसा तो नहीं हमारे जो बाकी क्लाइंट है उनका ईयर एंड भी 31 दिसंबर ही है, तुम्हारा सारा स्टाफ तो वहाँ पे इंगेज होगा, तो इस कंपनी का ऑडिट कौन करेगा? क्यों? अगर हमारा स्टाफ प्रॉपर ना हुआ तो प्रॉपर चेकिंग नहीं हो सकेगी, और चेकिंग ना हुई तो उस सूरत में हम काम प्रॉपर नहीं होगा, तो हमारी ओपिनियन रॉन्ग भी हो सकती है ड्यू टू स्टाफ शॉर्टेज। अगर काम प्रॉपरली नहीं हुआ तो हमें ये भी ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले देखना है कि टाइम है या नहीं, और साथ क्या देखना है, स्टाफ है या नहीं। तो पता चला हमारे जो बाकी क्लाइंट है उनका ईयर एंड जो है किसी का मार्च है, किसी का जून है, तो हमारे पास स्टाफ भी स्पेयर है। चलिए स्टाफ ना भी हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नई रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। अभी कैफ के बच्चों ने पेपर दिए हैं तो इंडक्शन हम इनकी नहीं करके तो स्टाफ अपना अरेंज कर सकते हैं, तो स्टाफ का इशू भी नहीं है। चलिए टाइम है, स्टाफ है, तो हमने देखना है क्या इस स्टाफ के अंदर इस टाइप की कंपनी का ऑडिट करने का नॉलेज एक्सपीरियंस है। नॉलेज एक्सपीरियंस है। क्यों? अगर हमारे स्टाफ ने कभी इस टाइप की कंपनी का ऑडिट ही नहीं किया तो चीज़ें प्रॉपर्ली वेरीफाई नहीं हो सकेंगी। तो सूरत में भी हो सकता है हम चीज़ों को वेरीफाई नहीं कर पाए, तुम्हारी ओपिनियन रॉन्ग हो सकती है। तो ये चीज़ें भी हमें देखनी ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले कि क्या हमारे पास टाइम है या नहीं, क्या हमारे पास स्टाफ है या नहीं। स्टाफ है तो उसके अंदर इस टाइप की कंपनी का बिजनेस नॉलेज और इस टाइप की कंपनी का ऑडिट करने का एक्सपीरियंस है या नहीं। अगर तो ये चीज़ें ठीक हों तो हमें ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए, अदरवाइज़ हमें क्लाइंट को चाय शाय पिला के थैंक यू सो मच सर, हम आपका ऑडिट करने के काबिल नहीं है बोल देना चाहिए। क्यों? कि अगर आपके पास टाइम शॉर्ट था, आपके पास स्टाफ प्रॉपर नहीं था, स्टाफ में अंदर नॉलेज स्किल एक्सपीरियंस नहीं थी इस टाइप की कंपनी का ऑडिट करने का, तो उस सूरत में क्या होगा, चीज़ें प्रॉपर्ली वेरीफाई नहीं होंगी। वेरीफाई नहीं होंगी तो हो सकता है आप क्या बैठो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिफ्ट एंड फेयर, जबकि वो आपकी ठीक चेक ना करने की सूरत में बाद में गलत निकल आई, मीन आपकी ओपिनियन, आपकी रिपोर्ट रॉन्ग प्रूव हो गई, तो उस सूरत में आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो सकती है। कैसे तबाह बर्बाद हो सकती है, ये आने वाले दिनों में हम एक एनरॉन केस डिस्कस करेंगे, उसमें देखेंगे कैसे ऑडिटर की एक रॉन्ग रिपोर्ट देने से पूरी दुनिया से एक फर्म ख़त्म हो गई थी। इसलिए ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले आपको क्या करना है, देखना है आपके पास टाइम है या नहीं, स्टाफ है या नहीं, स्टाफ के अंदर इस टाइप की कंपनी का ऑडिट करने का नॉलेज स्किल एक्सपीरियंस है या नहीं। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, प्रोसीजर्स बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट। प्रोसीजर्स बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट मीन हमें किसी भी कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने को कहता है जी, सबसे पहले तो ऑडिटर भाई आपको देखना है अपनी क्वालिफिकेशन कि आप क्वालिफाइड ऑडिटर हो या नहीं हो। पाकिस्तान में क्वालिफाइड ऑडिटर मीन ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के लिए आपका ICAP मेंबर होना ज़रूरी है। और ICAP मेंबर कैसे बनते हैं, वो 21 पर्चे CA के पास करके और 7 आर्टिकल कंप्लीट करके, वरना आप मेंबर नहीं बनते। क्या कहला है, ऐसी कंपनी जिसका आप ऑडिट करने जा रहे हो, उसके आप शेयर होल्डर हो, पार्टनर हो, ऑफिसर हो, डायरेक्टर हो, तो सूरत में लीगली आप ऐसी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। आप क्वालिफाइड ऑडिटर नहीं हो, लीगली डिसक्वालीफाई हो जाते हो। इसलिए किसी भी कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले आपने देखनी है अपनी क्वालिफिकेशन। हाँ, वो लीगली क्वालिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे आने वाले 2-4 दिनों में। इसके अलावा आपने क्या देखना है, जो ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले आपने देखनी है एडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सिस, कि मैं जिस कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूँ उसके लिए मेरे पास एडिक्वेट रिसोर्सिस हैं या नहीं है। क्या रिसोर्सिस, टाइम है या नहीं है, स्टाफ है या नहीं है, स्टाफ के अंदर स्किल नॉलेज एक्सपीरियंस इस टाइप की कंपनी का ऑडिट करने का है या नहीं है। तो ये भी आपको देखना है बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट। इसके अलावा आपको क्या देखना है, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले आपको देखनी है इंटेग्रिटी ऑफ क्लाइंट मैनेजमेंट। इंटेग्रिटी ऑफ क्लाइंट की, ये कंपनी जिसका मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ इसकी मैनेजमेंट ऑनेस्ट है या नहीं है, ये भी आपको देखना है। ये कंपनी जिसका आप ऑडिट करने जा रहे हो, इसका नाम से समटाइम पता चला जाता है कि क्लाइंट की मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी ठीक है या नहीं है, ऑनेस्टी ठीक है या नहीं है। आप एक कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ICI, जिसका नाम बड़ा अच्छा है, जिसका सिस्टम बड़ा अच्छा है, आज तक कभी उसके अंदर फ्रॉड एरर का चांस सुना ही नहीं, मीन क्लाइंट की मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी ठीक है, हमें ऑडिट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नहीं, आप एक कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पाकिस्तान रेलवे,
जिसको कौन चला रहा है, सपोज शेख रशीद साहब चला रही हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब चला रहे हैं, और ये कौन लोग हैं, बड़े ऑनेस्ट लोग। फ्रॉड करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि पकड़ा ना जाए। तो क्या क्लाइंट की मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी ठीक है या डाउटफुल है? डाउटफुल है, तो ऐसी कंपनी का ऑडिट करने से थोड़ा कतराना चाहिए। हाँ, अगर दोनों ऑप्शन है ICI, पाकिस्तान रेलवे, तो किसे एक्सेप्ट करना चाहिए? ICI को। तो क्या पाकिस्तान रेलवे का ऑडिट होगा? नहीं होगा, लेकिन उसके लिए फिर हमें मोर एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए होगा, मोर स्किल्ड स्टाफ चाहिए होगा, ताकि चीज़ों को प्रॉपर्ली डिटेल में वेरीफाई किया जा सके। जितनी ज़्यादा वेरिफिकेशन चाहिए उतना फिर टाइम भी हमें ज़्यादा चाहिए होगा। तो ये चीज़ें फिर हमें ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले देखनी है। क्या देखना है? हम क्वालिफाइड ऑडिटर हैं या नहीं है लीगली, हमारे पास रिसोर्सेज प्रॉपर हैं या नहीं है, क्लाइंट की मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी ठीक है या नहीं है। इसके अलावा हमें क्या देखना है? हमें बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट जो है वो देखना है स्कोप लिमिटेशन को। स्कोप लिमिटेशन का मतलब क्या है कि हमारा जो काम हमने करना है बीइंग ऑडिटर, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं इम्पोज की जाएगी। हमारे स्कोप ऑफ वर्क के ऊपर कोई लिमिटेशन, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं इम्पोज की जाएगी। आइदर हमें रिकॉर्ड तक एक्सेस दी जाएगी, जो रिकॉर्ड हमें चेक करके देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है या नहीं है, हमें एक्सेस दी जाएगी। उसमें हमें कुछ लोगों से भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेना होगी, तो क्या लोगों से हमें क्वेश्चनिंग अलाउ की जाएगी? अगर तो ये चीज़ें ठीक है तो हमें ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए। और रिकॉर्ड तक अगर हमें एक्सेस नहीं दी जाएगी, लोगों से हमें इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, तो इसमें हमारे स्कोप ऑफ वर्क के ऊपर इम्पोज होगी क्या लिमिटेशन। तो क्या हम चीज़ें प्रॉपर्ली वेरीफाई कर सकेंगे? नहीं। तो क्या हम ओपिनियन देने के काबिल होंगे? नहीं। तो उस सूरत में फिर हमें ऑडिट एक्सेप्ट क्या करना चाहिए? नहीं, हमें ऑडिट को क्या कर देना चाहिए? रिजेक्ट कर देना चाहिए। सो बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट हमें कुछ चीज़ें देखनी है। हाँ, इनके साथ कुछ और भी बातें हैं, वो हम आगे चल के चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि हमारी एक ऑडिट फर्म है, हम ऑडिटर हैं। एक कंपनी हमारे पास आती है कि आप हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करें, तो हमें आंखें बंद करके ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना। हमें ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले अपनी क्वालिफिकेशन देखनी है कि हम लीगली क्वालिफाइड ऑडिटर हैं या नहीं है, कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ऑडिट करने पे। हमें रिसोर्सेज देखने अपने पास एडिक्वेट हैं या नहीं है, हमें क्लाइंट मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी देखनी है, और देखना है कि हमारे काम के ऊपर कोई लिमिटेशन, कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज तो नहीं है। हाँ, अगर ये चीज़ें ठीक हैं तो हमें ऑडिट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर ये चीज़ें ठीक नहीं हैं तो हमारा काम अफेक्ट होगा। हम चीज़ों को प्रॉपर्ली वेरीफाई नहीं कर सकेंगे तो कल को हमारी ओपिनियन रॉन्ग भी हो सकती है, और एक रॉन्ग ओपिनियन देने से हमारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो सकती है। इसलिए हमें ये चीज़ें बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट देखनी है। सो सपोज हमें पता चला जी कि सारी चीज़ें ठीक हैं, हमने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर हमने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया है, तब हमने क्या करना है? ऑडिट परफॉर्म करना है। तो आइए देखते हैं कि एक ऑडिट प्रोसेस क्या होता है, मीन कैसे ऑडिट स्टार्ट होता है, ड्यूरिंग ऑडिट ऑडिटर क्या क्या काम करता है, और फाइनली ऑडिटर अपनी ओपिनियन कैसे एक्सप्रेस करता है। जी, ऑडिट एक्सेप्ट करते ही सबसे पहले हमने क्या करना है? ऑडिट की प्लानिंग करनी है। प्लानिंग करनी है, या इसको रिस्क इवैल्यूएशन का नाम भी दिया जाता है। मतलब क्या हुआ? हमने क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवानी है, उनको सामने रखना है। पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवानी है, दोनों को सामने रखना है और दोनों को आपस में कंपेयर करना है। देखना है कि कौन कौन सी फिगर ऐसी हैं जिनमें एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा चेंज आया है। उस चेंज की थोड़ी सी रीज़न जानने की कोशिश करनी है। हाँ, अगर वो रीज़न हमें समझ नहीं आ रही तो हम क्या कहेंगे कि ये चेंज जो है कोई मिस स्टेटमेंट हो सकती है, मीन कोई ओवर स्टेटमेंट या अंडर स्टेटमेंट हो सकती है। लाइक हमने कंपनी के एसेट्स को कंपेयर किया, नॉन करंट एसेट्स कंपेयर किया, पता चला एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 50% से इंक्रीज नज़र आ रहे हैं। अच्छा, 50% से एसेट इंक्रीज नज़र आ रहे हैं तो एसेट की डेप्रिसिएशन भी फिर इंक्रीज होनी चाहिए ना करंट ईयर में। हमने जब डेप्रिसिएशन को देखा, पता चला डेप्रिसिएशन उल्टा एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर कम हो रही है। दिस मीन या तो एसेट ओवरस्टेटेड है या फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अंडर स्टेटेड है। तो ये क्या किया हमने? हाई रिस्की एरिया हाईलाइट कर लिया। इस हाई रिस्की एरिया को हाईलाइट करने को नाम क्या दिया जा रहा है? रिस्क इवैल्यूएशन का। मीन वो एरियाज हाईलाइट करेंगे जिन्हें हमने डिटेल में चेकिंग करनी है ड्यूरिंग द ऑडिट। कैसे ये हाईलाइट करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करंट विद प्रीवियस कंपेयर करने से, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे कौन कौन से अकाउंट बैलेंस ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी अमाउंट वाले हैं,
क्यों? वो बड़ी बड़ी अमाउंट वालों में मिस स्टेटमेंट का चांस हो सकता है, जिन्हें हमने डिटेल में ज़्यादा चेक करना है, तो उन्हें हम क्या करेंगे, हाई रिस्की एरियाज़ हाईलाइट करेंगे। तो ऑडिट वर्क स्टार्ट करते ही क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, मीन रिस्की एरियाज़ हाईलाइट करेंगे। रिस्की एरियाज़ हाईलाइट करके अपनी ऑडिट टीम को देंगे, भाई ये वो एरियाज़ हैं जिस पे आपने डिटेल में काम करना है, मीन ज़्यादा वेरिफिकेशन करनी है। और वो एरियाज़ भी हाईलाइट होंगे जो लो रिस्की हैं, मीन जिन पर ज़्यादा काम नहीं करना, हमें थोड़ी सी सरसरी सी चेकिंग करनी है। तो प्लानिंग करेंगे हम सबसे पहले। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, हम एसरटेन करेंगे। एसरटेन का मतलब होता है नॉलेज लेना। किस चीज़ का? क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम का और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। अकाउंटिंग सिस्टम का नॉलेज लेंगे, भाई मैनुअल है या कंप्यूटराइज्ड है, कंपनी कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, IAS IFRS को फॉलो करती है या कोई UK US गैप को फॉलो करती है, ये कंपनीज ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। तो अकाउंटिंग सिस्टम का नॉलेज लेंगे कैसा है, और कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का नॉलेज लेंगे। व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक कंपनी का जो पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स होती हैं, जो एम्प्लॉयज़ को फॉलो करनी है, जिसके अकॉर्डिंगली उन्हें काम करना है, उन पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स को नाम दिया जाता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। तो क्या करेंगे, एसरटेन मीन नॉलेज ले रहे हैं कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम का और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। अकाउंटिंग सिस्टम का नॉलेज ले रहे हैं, मीन कंपनी सेल कैसे रिकॉर्ड करती है, परचेज कैसे रिकॉर्ड करती है, एक्सपेंसेस कैसे रिकॉर्ड करती है, एसेट्स की रिकॉर्डिंग कैसे होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाई जाती हैं, क्या पॉलिसीज प्रोसीजर्स हैं, कोई एम्प्लॉई आते हैं काम करते वक्त उनके आवर्स वर्क जो है वो कैसे रिकॉर्ड होते हैं, ये सारा नॉलेज लेंगे। कहाँ से ये नॉलेज लेंगे? हर कंपनी ने अपना सिस्टम जो है ना फाइलों के अंदर लिख के रखा होता है, तो हम उन फाइलों फोल्डर से पढ़ के नॉलेज लेंगे, या क्लाइंट के स्टाफ से इंक्वायरी करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई आपका सेल का क्या सिस्टम है, परचेज का क्या सिस्टम है, इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करते हो। तो ये हम नॉलेज लेंगे किसका? कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम का और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। अब हर कंपनी ने अपना सिस्टम बड़ा बढ़ चढ़ के लिखा होता है फाइलों फोल्डर में, या बताते भी बड़ा बढ़ चढ़ के हैं, एक्चुअली वैसे होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल सिस्टम का नॉलेज लेने के बाद परफॉर्म करेंगे वॉक थ्रू टेस्ट। वॉक थ्रू टेस्ट का मतलब क्या है कि हर एरिया की एक एक दो दो ट्रांजैक्शन को चेक करेंगे कि सिस्टम जैसे मैं बताया गया वैसे वाकई ही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। सेल की एक दो ट्रांजैक्शन को टेस्ट करेंगे, देखेंगे जैसे मैं बताया गया है सिस्टम वैसा है या नहीं है। इन्वेंट्री को जाके देखेंगे कि जैसा सिस्टम रिकॉर्ड में लिखा हुआ है वैसे है या नहीं है। एसेट्स को देखेंगे कि जैसा सिस्टम बताया गया या रिकॉर्ड में लिखा गया वैसा है या नहीं है। इस चीज़ को नाम कह दिया गया वॉक थ्रू टेस्ट, मीन एक एक दो दो ट्रांजैक्शन हर एरिया की चेक करना, देखने के लिए कि कंट्रोल सिस्टम वाकई ही ठीक है या नहीं है। वॉक थ्रू टेस्ट का मतलब क्या हुआ? टू वेरीफाई द सिस्टम वर्क एज रिकॉर्डेड और नॉट, मीन जैसे फाइलों में रिकॉर्ड किया गया या जैसे हमें बताया गया सिस्टम वैसे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ये वेरीफाई करने को नाम क्या दिया गया है? परफॉर्म करना वॉक थ्रू टेस्ट। एक दो नंबर के लिए एग्जामिनर इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ? टू वेरीफाई सिस्टम वर्क एज रिकॉर्डेड और नॉट। सो क्या किया हमने? प्लानिंग की, रिस्की एरियाज हाईलाइट किए, उसके बाद हमने क्या किया? कंट्रोल सिस्टम अकाउंटिंग सिस्टम का नॉलेज लिया, उस नॉलेज के अकॉर्डिंगली हमने वॉक थ्रू टेस्ट परफॉर्म करके देखा कि सिस्टम जैसे बताया गया वैसे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। और इससे क्या होगा? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की इवैल्यूएशन होगी, मीन क्लाइंट का सिस्टम इवैल्यूएट होगा। और इवैल्यूएट क्या होगा? हमें पता चलेगा कि आइदर तो क्लाइंट का सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। सो कंट्रोल सिस्टम का हमने नॉलेज लिया, नॉलेज लेने के बाद वॉक थ्रू टेस्ट परफॉर्म करके सिस्टम की इवैल्यूएशन की कि आइदर सिस्टम स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, मीन जैसे फाइलों में लिखा हुआ है वैसे वर्क कर रहा है तो दिस मीन कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, और अगर जैसे फाइलों में लिखा है वैसे वर्क नहीं कर रहा दिस मीन कंट्रोल सिस्टम क्या है? वीक है। कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है कि क्लाइंट के पॉलिसीज प्रोसीजर्स बहुत अच्छे हैं, रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर्ली फॉलो हो रहे हैं, दिस मीन फ्रॉड एंड एरर का चांस क्या है? कम है। और अगर फ्रॉड एंड एरर का चांस कम है तो बीइंग ऑडिटर हमारी ज़िंदगी आसान है, मीन हमें कम काम करना पड़ेगा, ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगी। कंट्रोल सिस्टम वीक का मतलब क्या है कि पॉलिसीज प्रोसीजर्स प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हो रहे, मीन फ्रॉड एंड एरर के चांसेस हाई हैं, और अगर हाई हैं तो बीइंग ऑडिटर हमारी ज़िंदगी मुश्किल में है, मुश्किल में है दिस मीन हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो
सो कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है कि रूल्स रेगुलेशन ठीक है, हमें कम काम करना पड़ेगा, और वीक का मतलब क्या है कि पॉलिसीज प्रोसीजर्स प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हो रहे, मीन फ्रॉड एंड एरर का चांस हाई है, हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हमें डिटेल्ड वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। वो जो डिटेल्ड वर्क हमें परफॉर्म करना पड़ेगा उसे नाम दिया जाता है सबस्टांटिव प्रोसीजर का। सबस्टांटिव प्रोसीजर का मतलब क्या है? डिटेल्ड वर्क। सो क्या किया हमने? कंट्रोल सिस्टम का नॉलेज लिया, नॉलेज लेने के बाद हमने क्या किया? वॉक थ्रू टेस्ट परफॉर्म किया। वॉक थ्रू टेस्ट परफॉर्म करके हमने कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएट किया कि इधर स्ट्रॉन्ग है या वीक है। स्ट्रॉन्ग है दिस मीन रूल्स रेगुलेशन अच्छे, हमें कम काम करना पड़ेगा। वीक का मतलब क्या है? रूल्स रेगुलेशन अच्छे नहीं, हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और वो जो ज़्यादा काम करना पड़ेगा मीन डिटेल्ड वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, उसे क्या नाम दिया गया है? सबस्टांटिव प्रोसीजर हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। सबस्टांटिव प्रोसीजर का मतलब क्या है? डिटेल्ड वर्क। और जब हम सबस्टांटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो क्या करेंगे? कुछ मसले पकड़ लेंगे। वो मसले पकड़ के हम क्या करेंगे? कंपनी की मैनेजमेंट को एक दफ़ा रिपोर्ट करेंगे। कैसे रिपोर्ट करेंगे? उसके लिए एक लेटर यूज़ होता है जिसे नाम दिया जाता है लेटर ऑफ वीकनेसेस। मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे मसले जो हम पकड़ेंगे सबस्टांटिव प्रोसीजर के थ्रू। कैसे रिपोर्ट करेंगे? थ्रू लेटर ऑफ वीकनेसेस, कि भाई ये आपके सिस्टम में मसले हैं जो हमें नज़र आए हैं, तो आप प्लीज़ इनको ठीक कर लो। अगर मैनेजमेंट उसको ठीक कर लेगी तो हम ओपिनियन कंपनी की फेवर में दे देंगे, और अगर मैनेजमेंट उन मसलों को ठीक नहीं करेगी तो हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव एंड फेवर। सो क्या किया हमने? कंट्रोल सिस्टम का नॉलेज लिया, उसको इवैल्यूएट किया वॉक थ्रू टेस्ट के थ्रू, मीन चेक किया कि सिस्टम जैसे रिकॉर्डेड है वैसे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कंट्रोल सिस्टम की इवैल्यूएशन हो गई कि इधर कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, और वीक की सूरत में हमने क्या करना है? सबस्टांटिव प्रोसीजर मीन डिटेल वर्क परफॉर्म करना है। और जो डिटेल वर्क परफॉर्म करना है वो भी हमने लार्ज वॉल्यूम में, मीन हर अकाउंट बैलेंस को डिटेल में देखना है, और जो मसले हमें नज़र आएंगे, जो वीकनेसेस हमें नज़र आएंगी, जो मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें नज़र आएंगी, वो हम मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे। कैसे रिपोर्ट करेंगे? थ्रू लेटर ऑफ वीकनेसेस। क्यों? हो सकता है मैनेजमेंट के नॉलेज में ही ना हो वो वीकनेसेस, इसलिए हमने एक दफ़ा उन्हें रिपोर्ट ज़रूर करना है। अब बात करते हैं कि अगर कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, दिस मीन कंट्रोल सिस्टम अच्छा है, रूल्स रेगुलेशन अच्छे हैं, हमें ज़्यादा काम नहीं करना, थोड़ा सा काम करना है। वो जो थोड़ा काम करना है उसे नाम दिया जाता है कि हमने परफॉर्म करने हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? कि हर एरिया के अब हमें कोई 50-50 कंट्रोल चेक करने हैं, सेल के, परचेज के, वेजेस के, कि वाकई ही ये कंट्रोल्स ठीक हैं या नहीं है। ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल और वॉक थ्रू टेस्ट में डिफरेंस क्या है? काम सेम है, मीन कंट्रोल्स की टेस्टिंग करनी है, देखना है कि कंट्रोल्स जैसे हमें बताए गए हैं वैसे वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे। लेकिन वॉक थ्रू टेस्ट में सैंपल साइज बहुत शॉर्ट होता है, मीन 1-2 ट्रांजेक्शन को चेक किया जाता है, जबकि टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम थोड़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन को टेस्ट करते हैं, लाइक 50 या 100 ट्रांजेक्शन को टेस्ट करते हैं, और 1-2 में रिजल्ट उतने अच्छे नज़र नहीं आएंगे जितने 50 या 100 ट्रांजेक्शन को टेस्ट करने में अच्छे नज़र आएंगे। तो कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो फिर भी हमने क्या किया? टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किए, और अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिजल्ट से हम सेटिस्फाई हैं, मीन वाकई ही कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो सबस्टांटिव प्रोसीजर मीन डिटेल वर्क हमने फिर भी करना है, लेकिन रिड्यूस्ड वॉल्यूम में। रिड्यूस्ड वॉल्यूम का मतलब क्या है? सिर्फ मेन एरियाज को डिटेल में देखना है, बाकी एरिया छोटी छोटी अमाउंट वालों को डिटेल में नहीं देखना। सो कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारी ऑडिट अप्रोच क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल विद रिड्यूस सबस्टांटिव प्रोसीजर। और अगर कंट्रोल सिस्टम वीक है, तुम्हारी ऑडिट अप्रोच क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म नहीं करने। क्यों? जब कंट्रोल सिस्टम ही वीक है तो फिर टेस्टिंग नहीं करनी। उस सूरत में हमारी ऑडिट अप्रोच क्या है? लार्ज सबस्टांटिव प्रोसीजर। और यहाँ से हमारे पास ऑडिट की 2 अप्रोचेज निकल आई। एक है सबस्टांटिव अप्रोच, इसको क्या नाम देंगे? सबस्टांटिव अप्रोच। कब? जब कंट्रोल सिस्टम वीक है तो हमने सबस्टांटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने, टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं। तो इस अप्रोच को नाम क्या दिया जाता है? ऑडिट की अप्रोच, मीन सबस्टांटिव अप्रोच। और अगर कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो उस सूरत में हमने परफॉर्म करने टेस्ट ऑफ कंट्रोल विद रिड्यूस सबस्टांटिव प्रोसीजर। और ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल विद रिड्यूस सबस्टांटिव प्रोसीजर, इस अप्रोच को जो है वो नाम दिया जाता है सिस्टम बेस्ड अप्रोच का। क्या नाम दिया जाता है? सिस्टम बेस्ड अप्रोच का। व्हाट इज सिस्टम बेस्ड अप्रोच?
performing test of control and reduce substantive procedure when auditor have evaluated control system as a strong. तो दोबारा से सम अप करने जा रहा हूँ कि हमने क्या किया, कंट्रोल सिस्टम का नॉलेज लिया, उस नॉलेज को हमने वॉक थ्रू टेस्ट परफॉर्म करके इवैल्यूएट किया कि सिस्टम जैसे रिकॉर्ड किया गया, जैसे मैं बताया गया वैसे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, जिससे कंट्रोल सिस्टम की इवैल्यूएशन हुई कि आइदर स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर कंट्रोल सिस्टम वीक हो तो हमारी ऑडिट अप्रोच क्या होती है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर मीन सब्सटेंटिव अप्रोच मीन हर अकाउंट बैलेंस को डिटेल में चेक करके मैनेजमेंट को रिपोर्ट करनी है वीकनेसेस थ्रू लेटर ऑफ वीकनेसेस। और अगर कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो हमारी ऑडिट अप्रोच क्या है, सिस्टम बेस्ड अप्रोच। सिस्टम बेस्ड अप्रोच क्या है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल विद रिड्यूस सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अब हमने कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएट किया कि कंट्रोल सिस्टम क्या है, स्ट्रॉन्ग है। हमने अपनी अप्रोच डिफाइन की कि हम चलते हैं सिस्टम बेस्ड अप्रोच पे, मीन टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते हैं और रिड्यूस सब्सटेंटिव प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। हमने परफॉर्म किए टेस्ट ऑफ कंट्रोल, अगर तो हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिजल्ट से सेटिस्फाई हैं, मीन कंट्रोल सिस्टम वाकई ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो चलो मेन एरियाज़ को डिटेल में चेक करते हैं, मीन रिड्यूस सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे चलते हैं। लेकिन अगर हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किया और उसके रिजल्ट से हम सेटिस्फाई नहीं हुए, मतलब क्या हुआ कि कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि काफ़ी सारी वीकनेसेस निकली, मीन हमारी वैल्यूएशन रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग नहीं वीक निकला, तो उस सूरत में भी हमने फिर क्या करना है, मूव हो जाना है किस तरफ, सब्सटेंटिव अप्रोच की तरफ। मीन ये इवैल्यूएशन अगर रॉन्ग भी हो जाती है तो हमारी ऑडिट अप्रोच जो है वो फिर हम चेंज करके बेस्ट अप्रोच की तरफ चले जाएंगे। सो यहाँ तक जितना भी हमने काम किया होगा ये हमने किया होगा इंटरम ऑडिट के अंदर। मीन ऑडिट की प्लानिंग हमने की होगी, कंट्रोल सिस्टम का नॉलेज लिया होगा, वॉक थ्रू टेस्ट परफॉर्म करके कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएट किया और स्ट्रॉन्ग की सूरत में टेस्ट ऑफ कंट्रोल रिड्यूस सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म किया, मीन सिस्टम बेस्ड अप्रोच पे चले, और वीक की सूरत में सब्सटेंटिव अप्रोच पे चले और वीकनेसेस हमने मैनेजमेंट को रिपोर्ट की। इसके बाद स्टार्ट होगा हमारा फाइनल ऑडिट का एरिया, जहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्दर टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। भाई फर्दर क्यों, पहले जब परफॉर्म करनी है दोबारा क्यों करेंगे? पहले हो सकता है हमने ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म किए थे ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर, तो दिसंबर की ट्रांजेक्शन हो सकता है रह गई हो तो वो यहाँ पे चेक हो जाएंगी ईयर एंड के बाद, या ये जो ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं चेक ये रीचेक हो जाएंगी। और मेनली जो बैलेंस शीट आइटम है उनका ऑडिट होता ही कहाँ पे है, फाइनल ऑडिट में, तो उनकी चेकिंग यहाँ पे होगी। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी होंगी, तो हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कि जैसे हम चाहते हैं या जो वीकनेसेस हमने मैनेजमेंट को रिपोर्ट की हैं वो मैनेजमेंट ने ठीक कर दी हैं, तो हम ओपिनियन कंपनी की फेवर में दे देंगे। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने रिव्यू किया, पता चला कि वीकनेसेस स्टिल एग्जिस्ट कर रही हैं, मैनेजमेंट ने ठीक नहीं की, तो फिर हम क्या करेंगे, ओपिनियन कंपनी के अगेंस्ट दे देंगे। ये क्या था, एक हमारा ऑडिट प्रोसेस था। मीन हमने थोड़ा जानने की कोशिश की कि एक ऑडिट स्टार्ट कैसे होता है। नहीं, हमने पहले ये जानने की ऑडिट स्टार्ट करने से पहले क्या किया जाता है, तो हम कुछ चीज़ें चेक करते हैं, वो ठीक हो तो ऑडिट एक्सेप्ट करते हैं, वरना एक्सेप्ट नहीं करते। और ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम प्लानिंग करते हैं, रिस्क इवैल्यूएशन करते हैं, मीन रिस्की एरियाज हाईलाइट करके ऑडिट टीम को देते हैं, कंट्रोल सिस्टम का, अकाउंटिंग सिस्टम का नॉलेज लेते हैं, इंक्वायरी करके या फाइलों फोल्डर से देख के उस नॉलेज को हम थोड़ा सा टेस्ट करते हैं कि वाकई ही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, जैसे मैं बताया गया, जैसे रिकॉर्ड किया गया है, जिससे कंट्रोल सिस्टम की इवैल्यूएशन होगी और हमें अपनी ऑडिट अप्रोच डिफाइन करने में हेल्प मिलेगी कि आइदर हमें सिस्टम बेस्ड अप्रोच पे चलना है कब, जब कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, या हमें सब्सटेंटिव अप्रोच पे चलना है कब, जब कंट्रोल सिस्टम वीक है। फिर हम फाइनल ऑडिट में फर्दर टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद हम क्या करेंगे, फाइनल अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। अब यहाँ से हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं इनका नॉलेज लेना है, इनको डिफ़ाइन करना आना चाहिए। क्यों, एग्जामिनर पेपर में 1, 2, 3 नंबर के लिए टेस्ट कर सकते हैं। एग्जामिनर कह सकता है जी डिफ्रेंशिएट करें इंटरम ऑडिट और फाइनल ऑडिट को, तो ऑडिट वर्क परफॉर्म बिफोर द ईयर एंड हैज़ फिनिश इज कॉल्ड इंटरम ऑडिट, and audit work performed after the year end has finished is called final audit. नहीं, walk through test क्या? These are tests to verify system work as recorded or not. Test of control का मतलब क्या है? These are tests to take evidence that controls are properly performed.
नहीं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मतलब क्या है? तो ये टेस्ट हैं वेरीफाई करने के लिए कि अमाउंट ट्रांजैक्शन जो है वो वैलिड, कंप्लीट, एक्यूरेट हैं या नहीं। मी डिटेल वर्क करके देखना कि एक अमाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखी है तो वैलिड है या नहीं, एक्यूरेट है या नहीं और कंप्लीट है या नहीं। तो यहाँ से हमें कुछ डेफिनेशंस का बेसिकली नॉलेज लेना है, जो नोट्स में आपको नेक्स्ट पेज पे ये टर्मिनोलॉजीज मिल जाएंगी, जिनको एक एक दो दो लाइनों में आपको लिखना आना चाहिए। क्यों? पास में एग्जामिनर ने टेस्ट किए हुए हैं, दोबारा भी टेस्ट हो सकती है। यहाँ तक हमने क्या जानने की कोशिश की कि ऑडिट क्या है, उसका मतलब डेफिनेशन, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू आर नॉट एंड आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हमने देखा कि ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले क्या चीज़ें चेक करता है, तो अपनी क्वालिफिकेशन देखता है, एडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज देखता है, क्लाइंट मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी देखता है और स्कोप लिमिटेशन देखता है। नहीं, एक ऑडिट कैसे स्टार्ट होता है, ड्यूरिंग ऑडिट ऑडिटर क्या क्या काम करता है, कैसे ओपिनियन देता है, तो हमने एक ऑडिट प्रोसेस देखने की कोशिश की और उसके अंदर से हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज लर्न की। इंटरम ऑडिट, फाइनल ऑडिट, वॉक थ्रू टेस्ट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अब थोड़ी सी बातें कुछ और करते हैं। एक ऑडिटर जो भी काम करता है वो अपनी मन मर्जी से नहीं करता। जिस तरह से अकाउंटिंग हम अपनी मन मर्जी से नहीं करते, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करते हैं ना। क्या ये 16 कहता है कि अप टू डेट ऑफ कंप्लीशन जितनी भी कॉस्ट है इंक्लूडिंग बोरिंग कॉस्ट वो कैपिटलाइज होंगी, आफ्टर डेट ऑफ कंप्लीशन क्या होंगी, एक्सपेंस आउट। कौन कह रहा है? स्टैंडर्ड कह रहा है। हम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग करते हैं ना। स्टैंडर्ड कहता है कि एसेट को आपने क्या करना है, ओवर इट्स हिस्टोरिकल यूजफुल लाइफ क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है। क्या कह रहा है? स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हम चलते हैं ना। इस तरह से ऑडिटिंग भी हम अपनी मर्जी से नहीं करते, ऑडिटिंग भी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम क्या है? IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिनके नाम अब तब्दील होकर क्या हो रहे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ऑडिट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड होता है, जिन्हें हम नाम देते हैं ISAs, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ये जो हमने ऑडिट प्रोसेस पढ़ा ये हमारा अपना बनाया हुआ नहीं है, ये स्टैंडर्ड ने बताया कि आपने ऐसे ऑडिट करना है। कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो आपने सिस्टम बेस्ड अप्रोच पे चलना है, ये हम नहीं कह रहे, ये स्टैंडर्ड ने कहा है कि आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल विद रिड्यूस सब्सटेंटिव मीन सिस्टम बेस्ड अप्रोच पे चलना है। और अगर कंट्रोल सिस्टम वीक हो तो आपने सब्सटेंटिव अप्रोच पे चलना है। ये भी कौन कहते हैं? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। मीन एक ऑडिटर जो भी काम करता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स करता है, जिन्हें नाम क्या दिया जाता है? ISAs। एक ऑडिटर जो भी काम करता है ना उसे डॉक्यूमेंट करता है। एक ऑडिटर जो भी काम करता है उसे डॉक्यूमेंट करता है। ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले हमने क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, उनमें से कौन कौन सी चीज़ पॉजिटिव थी, कौन कौन सी चीज़ नेगेटिव थी, ऑडिटर क्या करता है? ये सब कुछ लिख लेता है। प्लानिंग स्टेज पे आपने कौन कौन से रिस्की एरियाज हाईलाइट किए, ऑडिटर क्या करता है? इनको लिख लेता है। किस ऑडिट स्टाफ को आपने कौन सा एरिया असाइन किया ऑडिट करने के लिए, ये सब कुछ ऑडिटर क्या करता है? लिख लेता है। ये कंट्रोल सिस्टम का आपने नॉलेज लिया, कहाँ से लिया? कौन सी फाइल फोल्डर से लिया, कौन से बंदे से आपने क्या इंक्वायरी की, आगे से क्या उसने रिप्लाई दिया, कैसा है कंट्रोल सिस्टम, ये सब कुछ ऑडिटर लिख लेता है। वॉक थ्रू टेस्ट आपने परफॉर्म किया, कितनी ट्रांजैक्शन को टेस्ट किया, किस बंदे ने किया, किस डेट टाइम पे किया, उसके रिजल्ट क्या निकले, सब कुछ ऑडिटर क्या करेगा? लिखेगा अपने पास। टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म किए, कितनी ट्रांजैक्शन को टेस्ट किया, किस डेट टाइम पे किया, क्या रिजल्ट्स निकले, किस बंदे ने परफॉर्म किया, वो सब कुछ ऑडिटर क्या करेगा? लिखेगा। आप ओपिनियन कंपनी की फेवर में दे रहे हो या अगेंस्ट दे रहे हो, क्यों, ये सब कुछ भी ऑडिटर क्या करेगा? लिखेगा अपने पास। मीन ऑडिटर जो भी काम करता है उसे डॉक्यूमेंट करता है, जिसे नाम दिया जाता है वर्किंग पेपर्स का या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। वर्किंग पेपर्स या फिर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। क्यों? अगर आपने कह दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, या कह दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, तो किस बेस पर कह रहे हो? आपको अगर कहा जाए भाई जस्टिफाई करो कि कैसे आपने कहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हो,
या फाइनेंशियल सेमी स्टूडेंट फेयर नहीं आप जस्टिफाई करो, तो आप जैसे जस्टिफाई करोगे अपने वर्किंग पेपर से कि देखो मैंने ये काम किया, ये रिजल्ट्स निकले, इसकी बेस पर मैंने डिसाइड किया है कि फाइनेंशियल सेमी स्टूडेंट फेयर हैं या नहीं है। मीन वाहिद रिटन एविडेंस आपके पास आपकी ओपिनियन के लिए, आपकी ओपिनियन को बेस बनाने के लिए आपके पास वाहिद रिटन एविडेंस क्या है? ये आपके वर्किंग पेपर जो आपको प्रिपेयर करने हैं। ना सिर्फ प्रिपेयर करने हैं, आने वाले 5 साल तक इसे अपने पास रिकॉर्ड में सेव भी रखना होता है। सो एक ऑडिटर जो भी काम करता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स करता है, आइजाज, और जो भी काम करता है उसे क्या करता है? डॉक्यूमेंट करता है, वर्किंग पेपर प्रिपेयर करता है। क्यों? अपनी ओपिनियन को बेस बनाने के लिए एक वाहिद रिटन एविडेंस आपके पास क्या है? ये आपके वर्किंग पेपर। इसलिए ये जो फाइनल स्टेज हमने पढ़ी कि हमने ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले जब रिव्यू करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो साथ ऑडिटर ने क्या करना है? रिव्यू करना है वर्किंग पेपर्स को भी, कि क्या मैंने सारे एविडेंस ले लिए हैं, क्या मेरे एविडेंस ये कह रहे हैं कि मुझे कंपनी की फेवर में ओपिनियन देनी है तो फेवर में देनी है, और अगर आपके एविडेंस ये कह रहे हैं कि नहीं फेवर में ओपिनियन नहीं देनी, तो फिर आपने क्या करना है? कंपनी के अगेंस्ट ओपिनियन देनी है। मीन ओपिनियन देने से पहले आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी रिव्यू करना है कि क्या ठीक हैं या नहीं है बाकी, और अपने वर्किंग पेपर को भी देखना है कि सारी मैंने चीज़ें वेरीफाई कर ली हैं, मेरे पास प्रॉपर एविडेंस हैं, फिर जाके आपने ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है। ये तो हमने कुछ बातें कर ली कि ऑडिट क्या है, एक ऑडिट कैसे होता है, और 5-6 डेफिनेशंस आज हमने लर्न करनी है। ऑडिट की डेफिनेशन, वॉक थ्रू टेस्ट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, इंटरम ऑडिट, फाइनल ऑडिट। ठीक हो गया? थोड़ी सी हमने बातें की। अब ऑडिट के पेपर की बात करें तो बाकी पेपर की तरह ये भी 100 मार्क्स का पेपर है, जिसे पास करने के लिए हमें एटलीस्ट 50 मार्क्स चाहिए, एटलीस्ट 50 मार्क्स चाहिए। लेकिन हमें अपना टारगेट थ्रू आउट द सेशन कोई 70 मार्क्स का बना के चलना होगा, ताकि 70 अभी हम ले रहे हैं तो एग्ज़ाम पेपर में 50 लेने के काबिल बनेंगे। हाँ, अगर थ्रू आउट सेशन टेस्ट में हमारा 50 पे ही है तो फिर एग्ज़ाम पेपर 50 पे पास नहीं होगा। ठीक है? 100 मार्क्स का पेपर है। पेपर किस टाइप का है? थ्योरी है टोटल, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत बीच में कहीं पे कोई 1-2 रेशोज़ कैलकुलेट करना आएंगे, अदरवाइज टोटली थ्योरी है। 80% पेपर जो है वो सिनेरियो बेस्ड है। सिनेरियो बेस्ड बोले तो आपको कुछ सिचुएशन दी जाएंगी, केस स्टडीज़ दी जाएंगी, जिसके ऊपर आपने नॉलेज अप्लाई करते हो खुद से आंसर लिखना होगा, रटा नहीं, खुद से आंसर लिखना होगा। 15 से 20 नंबर का इसमें क्रैमिंग रटा भी टेस्ट होता है, लेकिन वो रटा हू बहू बुक वाली वर्डिंग नहीं, मीन कॉन्सेप्ट अपनी वर्डिंग में लिखना आना चाहिए। तो 100 मार्क्स का पेपर हमारे पास, 80% सिनेरियो बेस्ड केस स्टडी क्वेश्चन होंगे, और 20% जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे आपको अपना नॉलेज एक्सप्रेस करना होगा, लेकिन वो बुक वाली वर्डिंग ज़रूरी नहीं है, ऑन वर्डिंग में लिखा जा सकता है। ठीक हो गया? सिलेबस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारे पास 4 मंथ्स हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। पेपर वैसे मार्च में है, क्या ख्याल है? मार्च 2023 में आपका पेपर है, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि 4 मंथ्स में, मीन 31 जनवरी तक हमने जो है वो सिलेबस वाइंड अप करना है। सो अक्टूबर टू जनवरी हमने जो है वो क्या करना है? 4 मंथ्स में सिलेबस वाइंड अप करना है विद ऑलमोस्ट 100 लेक्चर्स। तो 100 लेक्चर्स में हमारा सिलेबस वाइंड अप होगा। एवरी वीक हमारा एक टेस्ट हुआ करेगा, एवरी वीक एक टेस्ट हुआ करेगा, जिसका सिलेबस टेस्ट से कुछ 2 दिन पहले डिफ़ाइन कर दिया जाएगा। टेस्ट का एक डे आपको मिल जाएगा, उसी दिन ही टेस्ट हुआ करेगा। क्लास हमारी रूटीन में चलती रहेगी मंडे टू सैटरडे, लेकिन टेस्ट हमारा एक दिन हुआ करेगा। कोशिश करनी है वो टेस्ट अगर आप साथ साथ देते जाओगे तो साथ साथ तैयारी होती जाएगी, पेपर ईजीली पास हो जाएगा। कोशिश यही है कि 31 जनवरी से ऊपर हमारा सिलेबस नहीं जाएगा, ताकि फरवरी में हम क्या करेंगे, मंथ बिफोर एग्ज़ाम जो है वहाँ पे कुछ पास एश्योरेंस टेस्ट होंगे हमारे 10 दोबारा से। इन फरवरी में क्या होगा हमारा, कोई टेस्ट जो है वो दोबारा से होंगे, कितने? 10 टेस्ट। इधर एवरी वीक हमारा टेस्ट चलता रहेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, एवरी वीक एक एक टेस्ट चलता रहेगा। लेकिन इधर जाके दोबारा से हम 10 टेस्ट लेंगे, उसके बाद एक हमारा मॉक होगा फरवरी के अंदर, और फिर आप जो है वो मार्च में
पेपर देने के काबिल बनोगे, ना सिर्फ देने के, पास करने के भी काबिल बन जाओगे। कोशिश करनी है कि लेक्चर डेली बेसिस पे कवर करना है, टेस्ट एवरी वीक मस्ट देना है। पेपर मुश्किल नहीं है। पेपर मुश्किल कब होगा? जब आप रेगुलर बेसिस पे लेक्चर अटेंड नहीं करोगे, या लेक्चर अटेंड करोगे लेकिन डेली बेसिस पे उसे साथ प्रिपेयर नहीं करोगे। 1 घंटे से ज़्यादा हमारा लेक्चर नहीं हुआ करेगा, मैक्सिमम 1 घंटा, इससे ऊपर हमारा लेक्चर नहीं हुआ करेगा। हाँ, इस 1 घंटे के अलावा आपको खुद से जो है वो चीज़ों को कवर करने के लिए कोई मेरे ख्याल से 2 घंटे चाहिए। सो 1 आवर का हमारा जो है वो लेक्चर हुआ करेगा, और उस लेक्चर को कवर करने के लिए 2 आवर्स आपको जो है वो होमवर्क के लिए चाहिए, और क्यों मिला के ये 3 घंटे डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। और 100 लेक्चर है हमारे, इंटू अगर हम 100 कर लें, दिस मीन ये पेपर पास करने के लिए आपको 300 आवर्स इस अटेम्प्ट में पढ़ना पड़ेगा। वो 300 घंटे इस अटेम्प्ट में दे लोगे बिफोर मार्च 2023, तो पेपर इसी अटेम्प्ट में पास हो जाएगा। अगर ये 300 घंटे इस अटेम्प्ट में पूरे ना हुए तो कुछ घंटे फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको दे के पेपर पास करना पड़ेगा। डिसीजन इज़ योर्स, आपने डिसाइड करना है। अदरवाइज़ मेरे पास पिछले सेमेस्टर में कोई 2-3 स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनका सिर्फ एक पेपर ऑडिट फेल था, और 6 माह उनको ऑडिट पढ़ना पड़ा दोबारा से, फॉर्म में नहीं जा सके सिर्फ एक पेपर की खातिर। इसलिए इजीली पास हो जाएगा पेपर अगर हम डेली साथ लेक्चर कवर करके और 2 घंटे ऑनेस्टली उसको दे के उसका काम साथ साथ करते चले जाएंगे। कहाँ से कवर करेंगे हम ऑडिट? तो हम मेरी अपनी एक बुक है जिसमें हमने पूरे ऑडिट को 130 पेजेस पे सम अप कर लिया। तो कहाँ से कवर करेंगे? अपनी बुक से हम कवर करेंगे, और उस बुक में 130 पेजेस पे पूरा ऑडिट मैंने सम अप कर लिया है। बुक 130 पेजेस की नहीं है, इसके अलावा बुक में क्या है, पिछले 12 सालों के चैप्टर वाइज पास पेपर जो हम साथ साथ कवर करेंगे। मैं खुद क्लास में करवाऊंगा एक क्वेश्चन, मीन पिछले 12 साल के पास पेपर चैप्टर वाइज एक क्वेश्चन हम क्लास में कवर करेंगे। कैसे कवर करना है? एक टॉपिक आपने लर्न किया है, उसके अंदर सपोज कोई 5-7 पॉइंट हैं, तो उसे क्या करना है, एक दफ़ा याद करके हाथ से लिख लेना है, मीन अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप एक दफ़ा लर्न करोगे, 1 घंटे बाद भूल जाएगा, 2 घंटे बाद भूल जाएगा, अगले दिन भूला होगा। तो आपने क्या करना है, चीज़ों को पढ़ के नहीं, लिख के प्रिपेयर करना है। मीन एक हेड लिया, उसकी 6-7 पॉइंट हैं, उन्हें याद करके एक दफ़ा लिख लेना है। फिर नेक्स्ट हेड पकड़ा, उसके 5 पॉइंट हैं, उन्हें लर्न करके एक दफ़ा लिख लेना है। फिर नेक्स्ट हेड है, उसके सपोज 7 पॉइंट हैं, वो एक दफ़ा लर्न करके लिख लेने हैं। और तीसरे पॉइंट पे जब गए हो आप तो पिछला भूल गया, तो क्या करना है, पिछला जो अपना लिखा हो उसे यूँ सामने लाओगे और समटाइम एक लाइन पढ़ोगे, बाकी ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाता है। इसलिए चीज़ों को पढ़ के नहीं, लिख के हमने पास करना है। 130 पेजेस पूरे हमें रटा नहीं लगाना पड़ेंगे। उनमें से कोई आधे को पेजेस होंगे जो हमें लर्न करना है, बाकी आधे को पेजेस जस्ट कॉन्सेप्ट रीडिंग के लिए होंगे। जो मेन फोकस होगा हमारा होगा पास पेपर प्रैक्टिस के ऊपर, और पिछले 12 साल के पास पेपर एक क्वेश्चन मैं आपको खुद करवाऊंगा। हाँ, उसके बाद हम पेपर देने जाएंगे तो पेपर फेल नहीं हो सकता। थोड़ी सी अगर हम बातें करने की कोशिश करें कि पेपर फेल क्यों होता है, ऐसी क्या मसले हैं जिससे ये पेपर फेल हो जाता है, तो पेपर फेल करने में सबसे बड़ा जो मसला है वो क्या है, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट। 80 नंबर का पर्चा जो है वो कंसेप्चुअल केस स्टडीज़ हैं। मीन आपको कुछ केस स्टडी दी जाएगी, कोई एक सिनेरियो दिया जाएगा जिसके ऊपर आपने नॉलेज अप्लाई करते हुए आंसर खुद से लिखना है, और वो नॉलेज अप्लाई ही तब होगा जब आपको एक टॉपिक का डिटेल में कॉन्सेप्ट होगा। तो और वो कॉन्सेप्ट लेने के लिए आपको ये 100 लेक्चर्स कवर करना होंगे, और कोशिश करनी है इन लेक्चर की स्पीड इंक्रीज़ करके नहीं, इसको नॉर्मल स्पीड पे कवर करोगे तो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठेगा। स्पीड इंक्रीज़ करके चलोगे तो कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं बैठ सकेगा। सो लैक ऑफ कॉन्सेप्ट ना होने की सूरत में केस स्टडी डील नहीं होती, क्वेश्चन पेपर में स्टूडेंट छोड़ देते हैं, और जब पेपर पूरा अटैम्प्ट ही नहीं किया तो फिर पास भी नहीं होगा। 100 नंबर का पेपर है
इसे पास करने के लिए 50 नंबर चाहिए। और ये वो पेपर है जहाँ पे आके हमारी एक बदकिस्मती सामने आ जाती है कि हम गोरों के घर पैदा नहीं हुए। मीन हमारी अंग्रेज़ी का वो लेवल नहीं है कि जितना हम लिखें उतने हमें नंबर मिल जाए। हमारी अंग्रेज़ी का वो लेवल है कि हम जितना लिखेंगे हमें उससे हाफ मार्क मिलेंगे। तो 50 नंबर लेने के लिए हमें क्या करना है, 100 नंबर का पेपर अटैम्प्ट करना है। और 100 नंबर का अटैम्प्ट तब होगा जब बुक के अंदर दिया गया हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, हर कॉन्सेप्ट के आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं। तो दूसरी रीज़न क्या है, स्टूडेंट सिलेबस पूरा नहीं कवर करते, मीन ग्रिड में चले जाते हैं। अच्छा इस ग्रिड के इतने नंबर हैं, इस चैप्टर का इतना मार्क्स आते हैं, इस चैप्टर के इतने मार्क्स आते हैं, तो ये बड़ी ग्रिड जो है ये 25 नंबर की है, ये बाकी मैं कर लूँ तो आधा सिलेबस है और यहाँ से 75 मार्क्स का पेपर है। तो 75 मार्क्स अटैम्प्ट करके आप 50 नहीं ले सकते इस पेपर में। आपको सिलेबस पूरा 100% कवर करना होगा। तीसरी रीज़न है लैक ऑफ प्रैक्टिस, के स्टूडेंट समझता है थ्योरी का पेपर है, बस मैं रटा ही लगा लूँ तो पेपर पास हो जाएगा। नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन जो हम क्लास में कवर करेंगे आपको घर जाके उन्हें अटेम्प्ट करना होगा, हाथ से उसका आंसर लिखना होगा। क्यों, ये ऑडिट के पेपर के अंदर सिर्फ इंग्लिश नहीं, ऑडिट की टर्मिनोलॉजी, ऑडिट की लैंग्वेज भी यूज़ करनी है। और वो लैंग्वेज तभी आप पेपर में लिख सकोगे जब एक दफ़ा खुद से घर पे बैठ के लिखोगे। तो रिटर्न प्रैक्टिस ज़रूरी है, रिटर्न वर्क होना ज़रूरी है। दो ये न्यूमेरिक पेपर नहीं है, थ्योरी है, लेकिन बेसिकली थ्योरी भी नहीं, ये एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है। इसको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं समझना, ये एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है कि आपने नॉलेज अप्लाई करना है। डिफरेंट केस स्टडीज़ एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगी, डिफरेंट सिचुएशंस आपको दी जाएंगी, इसके ऊपर आपने नॉलेज अप्लाई करना है। तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, रिटर्न वर्क करना पड़ेगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी रीज़न है इस सब्जेक्ट की वो क्या है, लैक ऑफ रिवीजन। मीन कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे हैं जो पहली दफ़ा समझ नहीं आते, दूसरी दफ़ा जब रिवीजन में आते हैं तो चीज़ें थोड़ी क्लियर होती हैं, तीसरी दफ़ा रिवीजन में और ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो एटलीस्ट 2-3 रिवीजन हमें चाहिए इस पेपर को पास करने के लिए। हाँ, वो रिवीजन 2 रिवीजन तो आपकी मैं जो है वो करवा दूंगा इन 100 लेक्चर्स के अंदर अंदर। क्यों, हमारा एवरी वीक टेस्ट होगा, फिर हमारे कुछ बड़े टेस्ट हुआ करेंगे जहाँ से हम पिछले चैप्टर कुछ रिवाइज़ क्या करेंगे, तो वहाँ पे रिवीजन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। एक रिवीजन आपकी यहाँ पे पास एश्योरेंस टेस्ट जो होंगे फरवरी में उधर होगी, और एक रिवीजन मॉक में हो जाएगी। तो 2-3 रिवीजन ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। अब कब रिवीजन नहीं होती, जब स्टूडेंट रेगुलर बेसिस पे लेक्चर अटेंड नहीं कर रहा। तो एंड वाले मंथ में काफ़ी सारे लेक्चर पेंडिंग पड़े होते हैं, तो वो 2 की स्पीड से, ये 1.5 की स्पीड से लेक्चर तक कवर कर लेता है, लेकिन रिवीजन नहीं कर पाता, तो पेपर पास भी नहीं कर पाता। इसलिए 2 से 3 रिवीजन इस पेपर को पास करने के लिए ज़रूरी हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ अटैच नहीं होने देनी। क्या टिप्स एंड टेक्निक्स हैं ये पेपर पास करने की? टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जी, डेली 3 घंटे पढ़ना, बस पेपर पास है। 300 घंटे पढ़ना इस अटैम्प्ट में, पेपर पास है। 300 घंटे इस अटैम्प्ट में पढ़ लो तो इस अटैम्प्ट में पास हो गया, नहीं पूरे हुए तो फिर नेक्स्ट अटैम्प्ट में पूरे करके पास कर लेना। डिसीजन इज योर्स। क्या कहला, कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो एक व्हाट्सएप ग्रुप आपका बन जाएगा, उसमें ग्रुप में आप जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, लिख के भी पूछ सकते हो, वॉइस नोट के थ्रू भी पूछ सकते हो, जिस टाइम मर्ज़ी पूछ सकते हो। हाँ, मैं जैसे ही फ्री हुआ करूँगा उसका रिप्लाई आपको दे दिया करूँगा। सी हमारा ऑडिट का पेपर है जो हम लेके चलेंगे। मेरा नाम ज़ियाउल हक, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं फ्रॉम वर्ल्ड टॉप अकाउंटेंसी बॉडी ICAEW, फेलो मेंबर हूँ ACCA का, MBA किया हुआ है फ्रॉम रेनाउंड यूनिवर्सिटी इन UK, दुनिया की टॉप ऑडिट फर्म डेलॉयट UK से आर्टिकल किए हुए हैं मैंने, और पिछले कोई 12 साल से मैं ऑडिट का पेपर पढ़ा रहा हूँ, CA, ACCA, CPA हर लेवल पे। और उम्मीद है आप मेरे साथ चलोगे तो सेशन हमारा अच्छा रहेगा। कोशिश है कि 100 लेक्चर्स में ही हम सिलेबस को वाइंड अप करेंगे और प्रीवियस 12 साल के 12 इयर्स के पास पेपर एक एक क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करेंगे, और हर टॉपिक के साथ बताऊंगा कि कैसे आपने आंसर लिखना है, कैसे एग्जामिनर को सेटिस्फाई करना है, ताकि हर क्वेश्चन से फुल मार्क्स कैसे लिए जा सकते हैं वो हम सीखेंगे। पेपर सिर्फ पास करने के लिए नहीं, इस पेपर में आपको पता होगा कि इस पेपर में गोल्ड मेडल भी है, मेरिट सर्टिफिकेट नहीं, गोल्ड मेडल है। FAR 2 में
टॉप करने पे गोल्ड मेडल है, ऑडिट में टॉप करने पे भी गोल्ड मेडल है, तो कोशिश करेंगे अगर हम कोई गोल्ड मेडल भी निकाल सकें इस पेपर में से। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, देखेंगे चीज़ों को कैसे लेके चलना है। हमारी इसको कवर करने के लिए अपनी जो है वो बुक है, कोई और स्टडी मटेरियल आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको ख़ुद से प्रोवाइड करूँगा, अदरवाइज़ ये बुक आप हार्ड कॉपी में वहीद बुक्स है लाहौर में, वहाँ से ले सकते हो। अदरवाइज़ सॉफ्ट फॉर्म में तो मैं आपको चैप्टर वाइज शेयर कर दूंगा। हमने पूरी बुक को जो है वो कोई 15 चैप्टर्स में जो है वो क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। 130 पेजेस बनेंगे जिसके अंदर हम ये सारा सिलेबस कवर करेंगे, लेकिन मेन जो हमारा फोकस होगा वो किस पे होगा, प्रैक्टिस पे। तो स्टडी रिसोर्स आपको क्या चाहिए, ये 100 लेक्चर्स और हमारी ये एक बुक, इसके अलावा और कोई किताब और कोई चीज़ आपको यही बुक आपको चाहिए और कोई बुक, कोई स्टडी रिसोर्स आपको नहीं चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको ख़ुद प्रोवाइड करूँगा पोर्टल पे, अदरवाइज़ सिर्फ यही बुक लेके चलना है और हमें मेन जो फोकस रखना है वो किस पे रखना है, प्रैक्टिस पे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होपफुली चैप्टर 1 को हम प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट आज हम स्टार्ट कर चुके हैं कुछ चीज़ें, बाकी चीज़ें कल से ऑनवर्ड कवर करेंगे।